Hello everyone. I myself Mustafa sir welcoming you all once again my bachcha log to your favorite channel New Indian Era. As we all know that we have started in the last lecture with a very bang and धमाल का सेशन. आप सभी लोग मेरे सेशन को बहुत एंजॉय कर चुके हो. मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स देख लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आई होप दैट इट विल कंटिन्यू एंड फ्लरिश. नाउ एज वी ऑल नो बच्चा लोग के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड की बहुत सारी चीजें बताई. मैंने बताया 11th स्टैंडर्ड हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसकी कितनी ब्रांचेस है. मैंने आप लोगों को कंसेप्ट से लेकर के हर चीज पढ़ाया. मैंने उसके बाद आपको यूनिट्स के बारे में पढ़ाया. इस होप आप लोग सबने मेरे साथ यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा, मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाया. शायद यूनिट्स वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है. आज हम यूनिट्स को लेकर के लॉस पढ़ेंगे. 5 लॉ एक थियरी पढ़नी है आज हमको. आज के सेशन में हमारे पूरे सेशन में लॉज ही चलेंगे. जितने भी लॉज, कुछ लॉज आप लोगों ने लास्ट ईयर 2 सालों में 3 सालों में पढ़ लिए हैं, कुछ चीजें आज आप नहीं पढ़ने वाले हो, लेकिन मजा बहुत आने वाला है गाइस. समझ लीजिए कि केमिस्ट्री अब से हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप सबको अच्छे से पढ़ना और साथ में सीखना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन गाइस. एवरीवन, दिस इज ऑल व्हाट चैनल इज ऑल अबाउट. न्यू इंडियन एरा के बारे में देख लीजिए सब लोग एक बार. सब लोग हमारा जो चैनल है इंस्टाग्राम पे है, हमारा ऑफलाइन सेंटर है, इसके बारे में सब लोगों को इंफॉर्मेशन है. वैसे तो सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है हमने. हैव अ लुक इनटू इट. सब लोग देख लीजिए 1-2 मिनट. चलिए, तो देन लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस. सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द टॉपिक. कल मैंने आपको एक बार क्विक रिवीजन दे दूं. मैटर के बारे में पढ़ा है. मैटर के मैंने 3 अलग अलग प्रकार बताया आपको, टाइप बताया, क्या क्या बताया. एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर. फिर मैंने एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया. फिर मैंने कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में. ये सब चीज मेरे लास्ट सेशन में आप देख चुके होंगे. सबको मजा आ गया होगा, सबने धमाल तरीके से पढ़ भी लिया होगा. आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक नई कंसेप्ट जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, या फिर मेजरमेंट ऑफ मैटर बोल दो आप. एज यू ऑल नो बच्चा लोग कि मेरे लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैटर एक ऐसी चीज है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. मतलब एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है ना वो. हर मैटर को आप माप सकते हो, क्वांटिटी है वो, क्वांटिफाइड है. आप हर चीज को जिसको माप सकते हो उसके पास यूनिट होनी चाहिए. मेरा वजन है तो उसको यूनिट है. मैं चल रहा हूं कितना किलोमीटर, उसका यूनिट है. तो हर चीज का यूनिट है. तो जो चीज क्वांटिफाइड है, जिसमें क्वांटिटी है, जिसको मापा जा सकता है, उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिट्स होना चाहिए. तो हम आज क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले अबाउट यूनिट्स. अब वैसे तो फिजिक्स में भी आपको एक चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहां पे भी आप इसका डेफिनेशन पढ़ते हो. लेकिन हमारे लिए, हमारे केमिस्ट्री में यूनिट्स को कुछ अलग तरह से डिफाइन किए करते हैं. व्हाट आर यूनिट्स? आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड universally accepted standards are called as units. फिर एक बार, arbitrarily decided and universally accepted. इसका मतलब कुछ ऐसा है कि सब लोगों की मिलजुल कर जो राय थी उससे डिसाइड किया. और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब दुनिया के हर कोने में वो यूनिट एक जैसी है. ऐसा नहीं कि मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरा वजन मास किलोग्राम में मेजर कर रहे हो, जब मैं चला जाऊंगा कहीं और श्रीलंका में मैं वजन करने गया तो मुझे बोला आपका वजन लीटर में मापा जाएगा, आप हो 50 लीटर के. आप बोलोगे सर क्या हो रहा है? तो बेटा ऐसी चीज नहीं है. सबकी राय मशवरा करके डिसाइड करके, और उसके बाद यूनिवर्सली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिस कंट्री में भी आप जाओ, उस हर कंट्री में उसका एक ही यूनिट होगा. मास है तो केजी है, लेंथ है तो मीटर है, हर जगह एक ही चलता है, फर्क नहीं होता है. कहीं पर भी जाओ, कहीं से भी कुछ भी करो. सो दीज थिंग्स आर यूनिट्स. अब यूनिट के 3 टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ यूनिट्स. पहला
MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। MKS stands for मीटर किलोग्राम seconds, CGS stands for सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS stands for फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें से हम यूजुअली इस यूनिट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस यूनिट को हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड एज SI यूनिट। अब यूनिट के दो पैरामीटर्स हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। द फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो अपने आप में बेसिक है, उसको किसी ने बनाया नहीं किया, वो खुद है, साइंटिस्ट ने बताया इसको इससे मापना है, माप लेंगे। लेकिन दूसरी चीज जो किसी और से बनी हुई है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये खुद बेसिक है लेकिन मिलाया तो वाटर बना, मतलब वाटर किसी चीज से बना है, तो फंडामेंटल अपने आप में है खुद अकेला। लेकिन डिराइव यूनिट कौन है कि जो फंडामेंटल से बनता है, फंडामेंटल उसको बनाता है, उस यूनिट को हम बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। आई रिपीट, जो फंडामेंटल यूनिट से बनता है हम उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमको पढ़ने। There are 7 fundamental units। वैसे तो फिजिक्स ने आपको सिखा दिया, मेरे पहले फिजिक्स वाले भाग चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लेते, काम तो आएगा। क्वांटिटीज, यूनिट्स, सिंबल, 7 है। पहला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। Length is measured in terms of meter, mass is measured in terms of kilogram, time is measured in terms of second, temperature is measured in terms of Kelvin, current is measured in terms of ampere, amount of substance is measured in terms of mole, luminous intensity is measured in terms of candela। ज्यादा कभी यूज होगा नहीं लेकिन नाम है तो है। मीटर का सिंबल पड़ता है M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, केल्विन का K, एम्पियर का A, मोल का MOL, कैंडेला का CD। दीज आर द यूनिट्स जो हमको याद करने। दीज आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ध्यान देने, ठीक है, पक्का श्योर। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम,
time is measured in terms of second, temperature is measured in terms of Kelvin, current is measured in terms of ampere, amount of substance is measured in terms of mole, and the last one, that is what, luminous intensity is measured in terms of candela. याद रखने का, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की बात, मैटर के पास बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है गाइस, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हर मैटर के पास होती है। हर मैटर के पास मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हर किसी के पास। तो ये सब की क्या कुछ अलग अलग चीजें, कन्वर्जन है जो अपने को याद रखने हैं। दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिकली ग्राम एंड किलोग्राम, वेयर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, वाइस वर्सा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। दूसरा है लेंथ। लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर, वेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। इसको आप 10⁻² भी लिख सकते हो। तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली हम दो चीज में मेजर करते हैं, एक होता है लीटर और दूसरा होता है मिलीलीटर। लीटर को DM³ बोलते हैं और मिलीलीटर को CM³ बोलते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन आता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर। सिमिलरली 1 DM³ इज इक्वल टू 10⁻³ CM³। उसके बाद टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के 3 यूनिट है बेटा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, कन्वर्जन फॉर्मूला। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डेंसिटी के लिए एक ही यूनिट है, ग्राम पर सीसी, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये सारे यूनिट्स और उसके खेल आपको इन साल भर में बहुत सी बार खेलने हैं। वॉल्यूम, STP, NTP, वो सब चीज़ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हम सीखेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें, ये पूरा कार्यक्रम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये जो मैंने लिया ना डब्बे में, इसको तो बहुत अच्छे से मार्क करके रखना, नोट करके रखना। अब इस पर कुछ समझ भी करवाऊंगा मैं, तो पहले आप लोगों को इतना समझ के लेना है, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं गाइस, कुछ क्वेश्चन पहले सिंपल वाले। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। कुछ क्वेश्चन दे रहेंगे, 3 क्वेश्चन करूंगा मैं आपके सामने, उसके बाद आपको भी दूंगा एक आध क्वेश्चन करने को। जो लोग देख रहे हैं वो लोग देख करके करेंगे साथ साथ में। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरा दिया हुआ जो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। पहला 35 डिग्री सेल्सियस। सो लेट अस स्टार्ट। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये मेरा फॉर्मूला है। सो 35 प्लस 273.15। अब मिस्टेक बच्चे लोग बहुत करते हैं, देखो मिस्टेक क्या होता है। आप लोग लिखते हो मालूम है कैसा, 273.15, आप लिखते हो 35, ये रॉन्ग। बेटा देख, मैथ्स तू करता है लेकिन घाई से करेगा तो कुछ अभी आंसर नहीं आएगा। 273.15 प्लस 35 यहाँ होगा, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। पॉइंट इधर पे 00 भी लिखना सीखो। तो प्लस करेंगे 5, 1, 8, 10, 1, 308.15। सो 308.15 केल्विन, दिस इज माय आंसर। क्लियर बच्चा लोग, एकदम मस्त मस्त, मजा आ गया। चलो डिग्री सेल्सियस हो गया, अब डिग्री फ़ारेनहाइट करना। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है मेरा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो दिस वुड बी 9/5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज गिवन 35 प्लस 32। सो 5 1 जा 5 7 जा 7 9 जा 63। सो 63 प्लस 32 which is equal to 3 plus 2 5, that is 95 degree Fahrenheit. That's it, done. Simple.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, that is convert the following, that is -120 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है अपने को डिग्री सेल्सियस से केल्विन और फ़ारेनहाइट में। फिर से केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 विच इज इक्वल टू -120 प्लस 273.15। फिर से वही कहानी, 273.15 माइनस 120.00, ये बन गया 15, 3 माइनस 0 3, 7 में से 2 गया 5, 153.15 केल्विन बराबर। श्योर। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो 9/5 मल्टीप्लाई बाय -120 प्लस 32, 5 1 जा 5 14 जा नहीं 50 100 20 24 आएगा बराबर ना। हाँ 24। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे पहले, 9 4 जा 36, 3 कैरेट, 9 2 जा 18 एंड 3 21, -216। सो ये बन गया बेटा मेरा -216 प्लस 32। सो -216 प्लस 32, 6 में से 2 गया 4, 21 में से 3 गया 18। सो -184 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हर बार आपके नसीब इतने अच्छे नहीं होंगे जिसमें से आपको हर बार क्वेश्चन में राउंडेड ऑफ फिगर्स मिले। अब बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बच्चा लोग जहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो एक वो ऐसा वाला भी हम ले लेते हैं जिसमें होल नंबर नहीं दिया अपने को, समझो। सो थर्ड वन इज कन्वर्ट द 36 ये तो ले जो आता है ना, लेट अस टेक 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो करीब करीब इजी है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। सो 21 प्लस 273.15, so this will become 0.15, 3 plus 1 4, 7 plus 2 9, so this is 294.15 केल्विन। चलो यहाँ तक तो आसान हो गया। अब थोड़ी कठिनाई, थोड़ी डिफिकल्टी, थोड़ी मुश्किलें कहाँ पैदा हो जाएगी हमारी, जब फ़ारेनहाइट करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस वुड बी 9/5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज डिग्री सेल्सियस 21 प्लस 32। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सो दिस इज 189/5 प्लस 32। बॉड मास पता है ना, पहले डिवीजन होगा उसके बाद ही प्लस होगा, मतलब बीच में उठा के कुछ भी मत कर लेना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे 189 को प्लस कर लेंगे 32 से, फिर डिवाइड बाय 5 मारेंगे। नहीं रे बच्चा लोग, ऐसा नहीं करते, पहले डिवीजन ही होगा उसके बाद एडिशन होगा। तो लेट अस डिवाइड फर्स्ट। सो 189 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 3 बच गया 39, 5 6 जा 7 जा भी आएगा, 5 7 जा 35, 4 बच गया 0.0, 37.8 प्लस 32, 37.8 में 32 मिला दो, 8 9 6, आंसर इज 69.8 फैराडे। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर भी, रुक जाओ 2 मिनट। टूल्स में कैलकुलेटर मिलेगा अपने का। ओके, कितना था 21 मल्टीप्लाई बाय 9, 189 डिवाइडेड बाय 5, 37.8 प्लस 32, 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मेरे पास तो कैलकुलेटर था, एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग रखना है कि कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़े। क्लियर। तो चलो एक क्वेश्चन आप लोग, 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क, एक अच्छा वाला इजी वाला, एक थोड़ा सा हार्ड वाला। एक कर लेना आप
270 डिग्री सेल्सियस और एक कर लेना आप 19 डिग्री सेल्सियस। चलो इजी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया। ये होल नंबर वाला है और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। तो दिस विल बी योर होम वर्क। करना पड़ेगा, करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। चल मिटा दूं। चल अब चलते बेटा, जो कि इस सेशन का नाम जिस पे वो जुड़ा हुआ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसे कि मैंने शुरू में बताया चैप्टर के, इस चैप्टर में मुझे 5 लॉ और एक थियरी पढ़नी है, जो आज के सेशन में मैं वाइंड अप करूंगा। टुडेज सेशन वी विल कंप्लीट 5 लॉज एंड 1 थियरी। तो सबसे पहला जो लॉ है मेरा, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड दिस लॉ इज डिराइव्ड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है सर एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर। अब इन्होंने क्या बोला मालूम है? इन्होंने बोला कि जब आप एक रिएक्शन करते हो, समझो रिएक्शन है मेरे पास, लेट अस कंसिडर x प्लस वाई गिव्स z। तो ये तुम्हारा रिएक्टेंट हुआ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हुआ। तो इसका जो मास है रिएक्शन से पहले, उतना ही मास प्रोडक्ट का बनेगा रिएक्शन के बाद। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोला द मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का जितना मास होता है, रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट के पास उतना ही मास होता है। मास ना तो बढ़ता है, ना तो कम होता है, ना तो गेन होता है, ना तो लॉस होता है, ना क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है। जितना मास शुरू में रिएक्टेंट लेकर बैठा होगा ना, प्रोडक्ट में जाते समय प्रोडक्ट में उतना ही मास आएगा। मास कंजर्व होता है, मास फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला है, मैटर है। मैटर मतलब मारने वाला मैटर नहीं रे बाबा। द लॉ स्टेट्स दैट mass is neither created nor destroyed or neither gained or lost during chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास कभी क्रिएट होगा, डिस्ट्रॉय होगा, गेन होगा, लॉस्ट होगा। इनमें से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमेशा याद रखना, द मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन is always equal to the mass of product after the reaction। इस लॉ को बना दिया हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सर एंटोनियो लेवोजियर, और उसके ऊपर हमारा ये पूरा लॉ बना हुआ है। क्लियर? पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। 5 लॉ पढ़ने थे, पहला। चलो लॉ को रिपीट कर दूंगा 2 बार, ध्यान से सुनना। द लॉ स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड और गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। द मास इज नाइदर क्रिएटेड, ना हम उसको बना सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना वो कभी बढ़ेगा, गेन होगा, ना वो कभी कम होगा, लॉस्ट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है बच्चा लोग? एवरीवन अप टिल हियर कंफर्टेबल? मस्त मजा आ रहा है सबको?
किसी को कुछ डाउट तो नहीं जा रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं दूसरे लॉ पे। इस लॉ का नाम है बच्चा लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनाइट, दोनों नाम ले सकते हो आप, प्रपोर्शन। ठीक है, अब लॉ क्या, अच्छा लॉ बताया किसने? दिस लॉ वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द साइंटिस्ट सर जोसेफ लुइस प्राउस्ट। सर जोसेफ लुइस प्राउस्ट, ये साइंटिस्ट ने ये लॉ बनाया था। अब लॉ बनाने के बाद उन्होंने बोला क्या? सबसे पहले तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन देता हूं। जब आप किसी भी कंपाउंड को बनाते हो तो हर कंपाउंड में हमेशा उनके एलिमेंट फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं ना। अब एग्जांपल के तौर पे वाटर मुझे बनाना है तो वाटर हमेशा दो ही चीज से बनेगा, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके अलावा कुछ और थोड़ी लगने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, कार्बन और ऑक्सीजन, तीसरा कोई थोड़ी आने वाला है, हर बार फिक्स ही रहने वाला है वो। तो इन्होंने भी वही बोल कि आप किसी भी कंपाउंड को जब प्रिपेयर करते हो ना तो उसके एलिमेंट हमेशा फिक्स होते हैं, उसके एलिमेंट को हम बदल नहीं सकते हमारी जरूरत के हिसाब से। हमारी जैसी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से कंपाउंड नहीं बदलता है, कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट फिक्स है। लेकिन इसने एक और चीज बताया, इसने क्या बोला कि आपको जो कंपाउंड बनाना है उस कंपाउंड में जो एलिमेंट चाहिए वो तो फिक्स है, लेकिन उस एलिमेंट का वेट भी फिक्स है। आपके पास जितना कंपाउंड बचा हुआ है आप सब मिलाओगे तो कंपाउंड नहीं बनेगा, आपके पास जो एलिमेंट है उन सबको मिला के कंपाउंड नहीं बनेगा। आपको अगर कंपाउंड बनाना है तो उस कंपाउंड में हमारे एलिमेंट कितना वेट मांग रहे हैं वो भी जरूरी है। अब जैसे वाटर, अब वाटर है तो ये वाटर का रेशियो होता है 1:8 का, मतलब ये अगर आपको 9 ग्राम वाटर बनाना है तो ये रेशियो फिक्स है। तो खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने से मतलब नहीं, हाइड्रोजन कितना तो 1 ग्राम, ऑक्सीजन कितना तो 8 ग्राम, ये रेशियो फिक्स है। इसके नाम दिया कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट मतलब डेफिनाइट, डेफिनाइट मतलब फिक्स, जिसको बदला नहीं जाता। तो लॉ लिखते हैं, द लॉ स्टेट्स दैट any compound always contains fixed elements in definite proportion by weight irrespective of method of preparation और source। ये क्या बोल रहा है ना कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए हमको हमेशा फिक्स एलिमेंट चाहिए, लेकिन फिक्स एलिमेंट क्या होना चाहिए? उसके डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय वेट में होना चाहिए, मतलब उसका वजन, उसका मास उतना ही होना चाहिए जितना उसको लग रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या लिखा मालूम है क्या? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोर्स। ये मतलब नहीं रखता कि आप उसको कहां बना रहे हो, उसका प्रिपरेशन कैसा है, वो कहां से आया है। पानी जमीन पे आसमान से रेन से गिरेगा तो भी वो प्रपोर्शन उतना ही लाएगा, घर पे बनाओगे घर पे आपके टैप में आएगा वो भी उतना ही रहेगा, बल्कि जो आप लैबोरेटरी में बनाओगे उसका भी प्रपोर्शन उतना ही रहेगा। मतलब अगर आपने एक कंपाउंड बनाया है तो उस कंपाउंड के अंदर के जो एलिमेंट है उनका रेशियो, उनका प्रपोर्शन बाय वेट हमको फिक्स 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 रखना है। और ये बताने वाले साइंटिस्ट थे हमारे सर जोसेफ लुइस प्राउस्ट। ये आप आपके 9वीं में भी पढ़ते हो, लेकिन क्या सर अभी 9वीं जाने तो अभी 11वीं 12वीं पे ध्यान देंगे। 9वीं तो निकल गया हमारा जैसे करते करते, राम भरोसे, बराबर ना, पक्का ना। चलिए ठीक है, अब आ गए अपन दूसरे लॉ को खत्म करके तीसरे लॉ पे, जिस लॉ का नाम है, बड़ा ही मशहूर साइंटिस्ट है इसके पीछे। पहले लॉ का नाम पढ़ते। ये लॉ का जो नाम है ना, वो लॉ का नाम है मेरा बच्चा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन।
This law is given by the scientist Sir John Dalton. सर जॉन डाल्टन, इन्होंने लॉ बनाया। अब नाम में दिया इन्होंने मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब एक से अधिक, एक से ज्यादा। तो इसको लॉ को रिलेट करने के लिए हमको एक चीज समझनी कि एक से ज्यादा है। चलो अब लॉ पढ़ते हैं। पहले लॉ समझाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूं। जब कभी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलता है तो ये जरूरी नहीं होता कि वो हर बार एक ही कंपाउंड बनाए। वो कंपाउंड एक से ज्यादा बना भी सकते हैं। जरूरी नहीं वो एक ही कंपाउंड बनाए, वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से मिला दो, वो वाटर बनाएगा, वो पेरोक्साइड भी बनाएगा। दिस इज वाटर, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेम ही है ना, दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है, सेम है, डेफिनेटली सेम है। अगर आपने उसको कार्बन दे दिया ऑक्सीजन के साथ, तब भी वो दो कंपाउंड बना सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता। नॉट फिक्स, चलता है। तो सबसे पहली चीज तो नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट हर बार दो एलिमेंट मिलकर एक ही कंपाउंड बनाएंगे। एक से ज्यादा कंपाउंड होगा, इसीलिए लॉ का नाम बोला है मल्टीपल प्रपोर्शन। समझे हमार बालक? चला, आता ध्यान दिया, लक्ष्य दिया लवकर। चलो लॉ क्या बोल रहा है, पहले लॉ लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, ठीक है। अ लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine together forming two or more compounds, then the ratio of the mass of two interacting elements are always a whole number। लॉ क्या बोल रहा है बच्चा लोग, कि जब कभी तुम दो एलिमेंट को मिला के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो, सो उनके रेशियो, किन के, जो एलिमेंट तुम्हारे कंपाउंड में इन्वॉल्व है, इंटरैक्टेड है, इंटरैक्टिंग एलिमेंट, उनके अगर आपने मास का रेशियो निकाला, उनके अगर आपने मास का रेशियो निकाला, तो वो रेशियो तुमको कभी डेसिमल में, फ्रैक्शन में, पॉइंट में नहीं आएगा। वो हमेशा एक होल नंबर आएगा, वो हमेशा एक होल पूरा नंबर आएगा। सो द लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine together forming two or more compounds, then the ratio of the mass of two interacting element is always a whole number। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि जब तुम एक कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो, सो हियर यू हैव टू थिंग्स, वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, other is carbon dioxide। Now on analysis it was found that over here 1 gram of carbon needs 1.33 gram of oxygen, over here 1 gram of carbon needs 2.66 gram of oxygen।
मतलब जब मोनोऑक्साइड बनता है तो तुमको 1 ग्राम कार्बन में 1.33 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, जब तुम डाइऑक्साइड बनाते हो तो 1 ग्राम कार्बन में 2.66 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। ये रूल है। अब जब तुम ऑक्सीजन का रेशियो, मैंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द इंटरएक्टिंग एलिमेंट, तो ये इंटरएक्टिंग एलिमेंट का जब मैं रेशियो निकाल रहा हूं दैट इज 2.66 डिवाइड बाय 1.33, तो दोनों कट के मुझे मिल रहा है 2/1, दैट इज 2:1, दैट इज द होल नंबर। सो लॉ क्या बोला, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग टू और मोर कंपाउंड, जब दो एलिमेंट मिलके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, सो उनके मास का, किसके, इंटरएक्टिंग एलिमेंट के मास का जब रेशियो निकाला तो रेशियो हमेशा से क्या आना चाहिए, होल नंबर। क्या आना चाहिए बड़ा बच्चा, होल नंबर। एम आई क्लियर, पक्का, श्योर, हैव 100%। इसमें दूसरे एग्जांपल सबके लिए, ये कार्बन ऑक्सीजन के लिए नहीं, सिर्फ आप हाइड्रोजन लोगे ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड वाटर बनेगा तो रेशियो आता है 2:1 का, वो भी सेम है 16:32 हो जाता है उसमें 32/16, तो इट इज नॉट डिफर, इट इज सेम। जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स वेरी वेल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ लॉ, जिसका नाम है गेलो-सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, खाली नाम में ऐसा गेलुस है क्या, बाकी डरो मत उससे। एक्चुअली इसका नेम ही है साइंटिस्ट का। दिस लॉ इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज गे-लुसेक। दूसरी चीज, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसियस एलिमेंट्स के लिए बनी है, मतलब जो गैस होगा सिर्फ उसी के लिए चलेगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए ये लॉ नहीं बनाया गया। मतलब बड़ा ही भेदभाव कर दिया गेलुसेक ने तो। ठीक है, देखते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट, पहले लॉ लिख दो, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू गैसेस chemically combines together forming two or more gaseous products, then the ratio of the volumes of reactant and product is small whole number at constant temperature and pressure। छोटा सा लॉ क्या बोल रहा है, जब तुम किसी दो गैस को मिला के गैस का प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब टोटली बात सिर्फ गैस और गैस की चल रही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं H2 + Cl2 gives HCl, रेशियो है 2:1:1। तो उसने क्या बोला, when two gases combine together forming gaseous product, when two gases combine together forming gaseous product, when two gases combine together forming gaseous product, तो उनका जो रेशियो है वॉल्यूम का, चाहिए जो नंबर तुमने लिखा ना, ये 1, 1, 2, ये वॉल्यूम है। तो उसने क्या बोला, जो उनका वॉल्यूम है ना, वो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर आएगा। मतलब वो रेशियो हमेशा एक होल नंबर होता है, कभी इधर डेसिमल, कभी फ्रैक्शन, कभी पॉइंट नहीं आता है। मतलब इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया, 1:1:2, ये तेरा रेशियो बन गया। सो लॉ क्या बोला, when two or more elements combine together, or when two gases chemically combine together forming two or more gaseous product, then the ratio of the volumes of the reactant and product at constant temperature is also a small whole number। अब वाटर के लिए लोगे तो H2 + O2 gives H2, ये फॉर्मूला 2:1:2, ये बन गया तुम्हारा मोलर वॉल्यूम रेशियो। ये बन गया अपना चौथा लॉ। 4 लॉ हो गए बेटा मेरे पास। पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर मैंने पढ़ाया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
फिर मैंने पढ़ाया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मैं चला गया गेलुसिक्स लॉ पे। फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास में मैंने क्या करवाया, लॉ बताया, जिसमें मैंने बोला द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड और गेन और लॉस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। फिर मैं आ गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनाइट प्रोपोर्शन पे। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट को जब आप बनाते, किसी भी कंपाउंड को जब आप बनाते हो तो उसके एलिमेंट का रेशियो ऑफ वेट हमेशा फिक्स होना चाहिए, प्रोपोर्शन बाय वेट हमेशा फिक्स होना चाहिए। लॉ हमने पढ़ा, एनी कंपाउंड ऑलवेज कंटेन फिक्स एलिमेंट बाय वेट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर मैंने पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहाँ पे मैंने बोला कि जब दो एलिमेंट मिलते हैं और दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो जब उनके इंटरैक्टिंग एलिमेंट का रेशियो आप निकालते हो तो वो हमेशा से एक होल नंबर आता है, बराबर। फिर हमने पढ़ा हमने चौथा चीज़ जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, दैट इज गेलुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो हमको बता रहा है कि जब दो गैसेज मिलकर के गैस का प्रोडक्ट बनाती है तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो होल नंबर होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, बराबर बच्चा लोग, नक्की श्योर। चलिए नेक्स्ट अपना जो लॉ है उसका नाम है एवोगैड्रोज लॉ। ये लॉ आप लोगों ने लॉ तो नहीं पढ़ा था लेकिन एक नंबर जरूर पढ़ा था 9वीं में, एवोगैड्रोज कांस्टेंट या एवोगैड्रोज नंबर, जिसका वैल्यू था 6.022 × 10⁻23। याद आ रहा है? दिमाग दौड़ाओ याद आएगा। तो ये साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, इन्होंने लॉ बनाया। लॉ क्या, पहले लिखता हूं। The law states that equal volume of all gases at constant temperature and pressure contains equal number of molecules। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर अगर रखा किसी ने भी, हमने अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उसी के हिसाब से उसके पास मॉलिक्यूल्स होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा बेटर वे में समझेगा। समझो मेरे पास है H2 + O2 गिव्स H2O। मैं अगर इसको बैलेंस कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। अगर मैं इसका वॉल्यूम लूँ तो ये है 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, ये है 2 वॉल्यूम, ये है 1 वॉल्यूम और ये है 2 वॉल्यूम, बराबर। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला कि इसका जो वॉल्यूम होता है ना उसी से हमारे प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल भी होते हैं, मतलब सेम 2 मॉलिक्यूल नहीं। हाँ, अगर मैं यहां पर 1n ले रहा हूं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब रेशियो उसी समान बढ़ा। ये जब 1 था तो ये भी 1 था, जब ये 2 हो गया तो 2 हो गया। n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने भी होंगे लेकिन डबल जरूर होंगे। ये एक बार है तो ये भी एक बार है, ये जब डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ। अगर 3 अच्छा समझो, अगर मैंने लेता N2 + H2 फॉर्म्स NH3 अमोनिया गैस 2 3 1, ये 1 नंबर, ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, तो रेशियो 1:3:2 का है। तो इसके पास अगर n मॉलिक्यूल्स है तो इसके पास 3n मॉलिक्यूल होंगे और इसके पास 2n मॉलिक्यूल होंगे, मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है। तो इसका अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ोगे, मैथमेटिकली ये लॉ हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। V is directly proportional to n। ये बन गया मेरा 5वां लॉ। Equal volume of all gases at constant temperature and pressure contains equal number of molecules। Equal number of all gases at constant temperature and pressure contain equal number of molecules। ये बन जाता है मेरा 5वां लॉ, जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। 5 लॉ पढ़ लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग और गैसियस वॉल्यूम, एवोगैड्रोज लॉ। 5 लॉ पढ़ाने थे, 5 लॉ पढ़ा दिया। अब चलता हूं एक थियरी पे जिसका नाम है डाल्टन बाबा की थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये थियरी कंप्लीट करके आज के सेशन को वाइंड अप कर देंगे गाइस। पहले इसको समझते हैं। एटम, व्हाट इज एटम?
एटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब जगह आपने ये पढ़ा। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। अब एटम की जो खोज है वो आज 2 साल के नहीं है, वो 100 सालों से हो रही है। एक ऋषि थे हमारे जिसका नाम था ऋषि कन्नड़। वो ऋषि कन्नड़ ने हमको बताया था कि हमारी पूरी दुनिया परमाणु से बनी है। परमाणु मतलब कुछ तो था। फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हमारे साइंटिस्ट आ गए, डेमोक्रिटस, ग्रीक थिंकर, ग्रीक ओरिजिन था उनका। उन्होंने बता दिया कि हमारा जो पूरा दुनिया है वो एटोमॉस करके एक चीज है, उससे बनी हुई है। एटोमॉस, कोई किताब इसको एटोमियो भी बोलता है, एटोमॉस भी बोलते हैं, जिसका मतलब निकल करके आया अनकटेबल, अनडिवाइडेबल, जिसको ना काट सकते हो, ना बांट सकते हो, ना तोड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी वर्ड से अपने को एटम मिल गया। अब डाल्टन ने ये थियरी को लिया और उसने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, कुछ चीजें बताई हमको। पहला चीज, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। पहली चीज बिल्कुल सही, सत्य बताया, सत्य ही बताया सब कुछ, लेकिन ठीक है। दूसरा चीज उसने क्या बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट while molecule is the smallest part of compound। अब चीज समझना जरूरी है। ये देख, जो एलिमेंट होता ना, एलिमेंट, इसका सबसे छोटा हिस्सा एटम है। हाइड्रोजन एटम, सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, पोटेशियम एटम। लेकिन जब एटम एटम से मिलता है, मतलब इनडायरेक्टली एलिमेंट एलिमेंट से मिलता है, तो एलिमेंट एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाता है। उसी समान एटम एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल कंपाउंड का हिस्सा है, एटम एलिमेंट का हिस्सा है। लेकिन जब एटम मिल जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल, हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एटम से जब मिल जाता है तो अब वो एटम नहीं रहा, अब वो HCl बन गया। और ये HCl इज नॉट एन एटम, दिस HCl इज अ मॉलिक्यूल। क्लियर? श्योर? तो इस तरह से हमारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये किसने बताया? डाल्टन ने बताया। उसने तीसरा चीज क्या बताया मालूम है? उसने तीसरा चीज बोला कि एटम कंबाइंस विथ अदर एटम्स इन अ होल नंबर। एटम को आप तोड़ तोड़ के थोड़ी निकाल सकते हो, सब्जी भाजी थोड़ी काट काट के वजन करते हो उसका। एटम पूरा लेना है आपको। एटम दूसरा एटम से मिलेगा लेकिन आधा अधूरा नहीं, मतलब वाटर है, समझ। तो वाटर में क्या होता है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो अपना काम खत्म होता है, तो अपने को वाटर मिलता है। तो 2 एटम हाइड्रोजन के मिलकर के 1 एटम ऑक्सीजन का बनाते तो वाटर मिलता है अपने। इस तरह से अपने को एटम का कॉम्बिनेशन। उसने नेक्स्ट चीज क्या बोला? एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम किसी भी एलिमेंट के जो होते हैं ना, एलिमेंट्स जो है, समझो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन ने किसी के साथ भी बॉन्ड बनाया, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, किससे ही बनाया। लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम होगा ना, वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ बिल्कुल सेम होगा। मतलब एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन से अगर आप दिखाओगे तो दोनों अलग अलग है, लेकिन हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन के एटम के साथ सेम है। इसलिए बोला गया है एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का अगर एटम है तो उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर्स इन प्रॉपर्टीज। दूसरे एलिमेंट एक दूसरे से अलग है। हाइड्रोजन को बोलोगे क्लोरीन की प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रहा है तो नहीं होगा, हाइड्रोजन को बोलोगे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रहा है तो नहीं होगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसने बताया, एटम कैन नाइदर बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना एटम को कोई बना सकता है, ना कोई एटम को मिटा सकता है, ना कोई एटम को बांट सकता है। नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड नॉर डिवाइडेड, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो लिखता हूं, एटम कैन
neither be divided, created और destroyed। और ये सारे पॉइंट मिलकर पोस्टुलेट बन गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी को, जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट थियरी विथ रिगार्ड्स टू योर एग्जाम। थियरी टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पानी पी लूं 2 मिनट। तो ये सब चीजें हमारी डाल्टन की थियरी में आती। आई होप एवरीवन इज टोटली कंफर्टेबल। आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था 5 केमिकल कॉम्बिनेशन और एक थियरी। कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोस लॉ, गिब्स-स्टिक्स लॉ, 5 डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही गाइस, सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आज जो पढ़ाया नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना। टेक केयर, लव यू ऑल।